नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे अपने साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर फिर गरमाई सियासत। कांग्रेस 6 जनवरी को प्रदेश भर में करेगी रैली का आयोजन। मामले में उठाई सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड ऊर्जा विभाग का दोहरा रवैया। सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिल बकाया। आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल में नहीं मिल रही राहत। अब उठ रहे सवाल। उत्तराखंड में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार। देहरादून और मसूरी में ट्रैफिक प्लान लागू। ओवर स्पीडिंग और हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं। और रुद्रपुर में नॉनवेज की दुकानों को लेकर नगर निगम ने लागू किए नए नियम। नए साल से हर मंगलवार को नॉनवेज की दुकान पर रहेगी बिक्री पर रोक। लोगों से नियमों का पालन करने की हुई अपील। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं अंकिता हत्याकांड की। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस भी अब मुखर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी में एक बड़ी रैली निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि अंकिता भंडारी मामले में जो नए खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर सरकार को 10 दिन का समय दिया गया है। अगर 10 दिन के अंदर सरकार जांच के आदेश नहीं देती है तो 6 जनवरी को प्रदेश भर के साथ ही पौड़ी में भी रैली को निकाला जाएगा और इसके साथ कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। हम पौड़ी में भी करेंगे रैली। हम अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, देहरादून, सब जगह इस प्रदेश की अगर इस कार्रवाई नहीं करती है सरकार, मैंने पहले 10 दिन का टाइम दिया था, अगर सरकार नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में एक नया आंदोलन खड़ा होगा और इस सरकार को इन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और इस सरकार को जो तय नियम है, कानून है, उसके अंतर्गत मुकदमा इन पर करना पड़ेगा। इनको कानून के शिकंजे में लाना पड़ेगा। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़ा एक एआई वीडियो बनाया गया है। कथित वीडियो को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए देहरादून एसपी सिटी से मुलाकात की है और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो में उर्मिला सनावर और गणेश गोदियाल को दिखाया गया है। तो इसलिए हमने अनैतिकता के खिलाफ यहाँ पर तहरीर दी है, शिकायत दर्ज की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस प्रशासन, मेरे 2022 के प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2022 के इलेक्शन के, 2024 के इलेक्शन के जो प्रार्थना पत्र हैं, जो मैंने शिकायतें की थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अब 2027 आने वाला है और आज फिर मैंने ये तहरीर दी, ये शिकायत दी कि किस किस पेज से क्या क्या अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस के एसपी पुलिस जो है सिटी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 4-5 दिन के अंदर वो इस पर जांच करेंगे और उस जांच से मुझे अवगत कराएंगे। उसमें उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया कि कोई एआई के द्वारा जनरेटेड उनका वीडियो है जिसमें कि उनके संबंध में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। तो वो ज्ञापन मेरे द्वारा उनको रिसीव कर लिया गया है और जल्दी ही इसमें जो भी विधि सम्मत और जो विधि संगत कार्रवाई है वो जल्दी इसमें की जाएगी। वहीं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक संगठनों, युवाओं और आम जनता ने ऋषिकेश स्थित वनांतरा रिजॉर्ट का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंकिता की हत्या षड्यंत्र के तहत की गई है। इस पूरे मामले को लेकर 30 दिसंबर को देहरादून स्थित शहीद स्थल पर एक महत्वपूर्ण जनव्यापी बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पूरे प्रदेश में निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ही कई लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है, जिसमें ऋषिकेश क्षेत्र की शिवाजी नगर, मीरा नगर समेत अन्य क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना न की जा सके और आम जनमानस को भी राहत मिल सके। मुख्यमंत्री के आवास से मैं बात कर रहा हूं कि उनके साथ बैठना हुआ, उनसे भेंट की और बढ़िया बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विषय के बाद अपने यहाँ पहले से ही पीसीसीएफ को, यानी कि वन विभाग के जो चीफ हैं, उनको बुला रखा था। उनके सामने हमने अपना विषय रखा
और हमने साफ तौर पे कहा है कि जनता का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो जिनको 50, 100 गज, 200 गज, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उसमें लगाया, मकान बनाने की क्रिया में थे, अब उन्हीं के साथ भी यही हो जाए, सड़क पे आप जो है मुनारा लगा दें, अपना बोर्ड लगा दें, तो ये तो जनता के साथ जाति मानी जाएगी ना। उत्तराखंड का ऊर्जा विभाग सरकारी विभागों से बिजली बिल के भुगतान करवा पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं उत्तराखंड में आम जनता को 2 महीने का बिजली बिल बकाया हो जाए तो बिना चेतावनी दिए लाइन को काट दिया जाता है। ऐसे में सरकारी विभागों पर यूपीसीएल कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड ऊर्जा विभाग का दोहरा रवैया, सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिल बकाया, आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल में नहीं मिलती राहत। आखिर सरकारी महकमों पर ऊर्जा विभाग क्यों है मेहरबान? आम उपभोक्ताओं के लिए यूपीसीएल के नियम बेहद सख्त है, 1-2 महीने की देरी और बिजली गुल। लेकिन जब बात सरकारी विभागों की आती है तो ये नियम ढीले पड़ जाते हैं। प्रदेश के करीब 80 सरकारी विभागों पर 446 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। ये पैसा कब और कैसे मिलेगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं और ना ही इसकी कोई रणनीति है। सबसे ज्यादा बकाया वाले विभागों में बेसिक शिक्षा विभाग पर 92 करोड़ रुपए बिल बकाया है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पर 31 करोड़ रुपए बकाया है, पुलिस विभाग पर 26 करोड़, हेल्थ डिपार्टमेंट पर 20 करोड़, टेलीफोन विभाग पर 11 करोड़, जिला प्रशासन पर 12 करोड़, फॉरेस्ट विभाग पर 12 करोड़, नगर निगमों पर 14 करोड़, नगर पालिकाओं पर 21 करोड़, केंद्र सरकार के विभागों पर 18 करोड़ और अन्य राज्य के विभागों पर 14 करोड़ रुपए बकाया है। ये वो विभाग है जिन पर बड़ा बकाया है। इतना बड़ा बकाया होने के बावजूद न किसी विभाग की बिजली कटी है और न ही किसी जिम्मेदार अफसर पर कोई कार्रवाई हुई है। हमारा जो है पूरे साल का टारगेट करीब 12,000 करोड़ का है, जिसमें से हम 7,000 करोड़ के आसपास लागे हैं। 1,000 करोड़ का मंथली हमारा असेसमेंट होता है और उसके बाद 1,000 करोड़ के आसपास हमारा एरियर है, तो ये लगभग हमारा 12,000 करोड़ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो सरकारी कनेक्शन है, सरकारी माने स्ट्रीट लाइट, जल संस्थान और जल निगम और इरिगेशन डिपार्टमेंट में, इसमें हमारे स्ट्रीट लाइट में करीब 82 करोड़ के पास हमारा बैलेंस बचा हुआ है। हम लोग लगातार शासन से और संबंधित नगर पालिका अध्यक्ष से और नगर निकाय में हम बात कर रहे हैं, लगातार उनके संपर्क में है। तथा हमारे जो जल निगम, जल संस्थान और इरिगेशन में है, इसमें 300 करोड़ के आसपास हमारा पैसा आएगा। इतने बिल हमारे पास सत्यापित भी पड़े हुए हैं। हम लगातार जल निगम, जल संस्थान के संपर्क में हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे घरेलू कनेक्शन है, कॉमर्शियल कनेक्शन है, इंडस्ट्री के कनेक्शन है, मैं यहाँ बैठकर भी हमारे जितने फील्ड के अधिकारी हैं लगातार उस पर काम कर रहे हैं। वही मामले में एक्टिविस्ट कहते हैं कि आम जनता के साथ दोहरा रवैया होता है, लेकिन मेहरबानी सिर्फ सरकारी संस्थानों पर दिखाई देती है। वहीं एक्टिविस्ट ये भी कहते हैं कि इस लिस्ट के कई विभागों के डिवीजन बंद हो चुके हैं, जिसमें बेसिक स्कूल भी बंद हो गए हैं, तो उनका पैसा आखिर किससे और कब वसूला जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उनका ये मानना है कि इसका भुगतान भी शायद आम जनता से ही बिजली की दर बढ़ाने से होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूपीसीएल की जो कार्य प्रणाली है वो हमेशा संदेह के दायरे में रही है और यूपीसीएल के अधिकारी कमरों से बाहर निकलकर राजस्व वसूली पर कभी ध्यान ही नहीं देते। इनका सबसे बढ़िया यह है कि नवंबर के बाद दिसंबर में ये अपना राजस्व पखवाड़ा चलाकर राजस्व वसूली करते हैं, लेकिन उस पर भी सिर्फ आम उपभोक्ता को ही टारगेट करते हैं, जबकि आम उपभोक्ता की किसी की भी लाइट काटने के लिए 15 दिन का लिखित नोटिस देना चाहिए। आज हमारे अरबों रुपए सरकारी डिपार्टमेंटों के पास बकाया है और उसके बाद कई डिपार्टमेंट के ऐसे नीचे उपकरण हैं जो बंद हो चुके हैं। अब वो वसूली किस तरीके की होगी? और जबकि मुख्यमंत्री का विभाग होने के बाद राजधानी देहरादून में यह हाल है, तो दूर दराज क्षेत्रों में क्या हाल होगा? इस बात से यह अच्छी तरह समझा जा सकता है। यूपीसीएल के कानून कागजों में बराबर है, लेकिन अमल में फर्क साफ दिखाई देता है। सरकारी दफ्तरों में बिना बिल चुकाए भी बत्तियां जलती हैं और आम जनता महंगी बिजली का बोझ उठाने को मजबूर है। यही है उत्तराखंड के ऊर्जा विभाग का गजब का हाल। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
रविवार को उत्तराखंड कांग्रेस कार्यालय में भी पार्टी का 141वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने झंडारोहण किया। साथ ही कांग्रेसियों को पार्टी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस स्थापित ये संगठन देश की आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस का ये स्थापना दिवस पार्टी के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र में उनके योगदान को याद कराने का अवसर देता है। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है। नए साल पर देहरादून और मसूरी में हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और इसकी वजह से देहरादून हो या फिर मसूरी, दोनों ही जगहों पर जाम और पार्किंग की समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में दून पुलिस ने यातायात प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही हुड़दंग मचाने वालों की भी खैर नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। नए साल के जश्न को लेकर देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई समस्या न हो और शहर में जाम की स्थिति न बने। इसके अलावा पुलिस ने ओवर स्पीडिंग, हुड़दंग करने वाले, खतरनाक स्टंट करने वाले चालकों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की भी बात कही है। नए साल पर ट्रैफिक प्लान की बात करें तो पुलिस ने 3 श्रेणियों में इस प्लान को तैयार किया है। सबसे पहले हम बताते हैं पर्यटक मसूरी तक आखिर कैसे पहुंचेंगे। दिल्ली से रुड़की होकर सहारनपुर से मोहंड होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रूट प्लान कुछ इस तरह से रहेगा। दिल्ली, रुड़की और सहारनपुर के पर्यटकों को मोहंड के आशा रोडी, आईएसबीटी, शिमला बाईपास, सेंट जोस चौक, बल्लूपुर चौक, गढ़ी कैंट तिराहा, अनारवाला तिराहा, जोहड़ी गांव, मसूरी रोड, कुठाल गेट, मसूरी से भेजे जाएंगे। दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश से जोगीवाला होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटक हरिद्वार और ऋषिकेश से हर्रावाला, मोहकमपुर फ्लाईओवर, जोगीवाला, यूटर्न, कैलाश अस्पताल, पुलिया नंबर 6, रिंग रोड, लाडपुर तिराहा, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग, आईटी पार्क, किरसाली चौक, साई मंदिर तिराहा, मसूरी डायवर्जन, कुठाल गेट, उसके बाद मसूरी जा सकेंगे। शहर में दबाव की स्थिति में प्लान बी किस तरह से काम करेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। हरिद्वार नेपाली फार्म तिराहा, भानियावाला तिराहा, एयरपोर्ट तिराहा, थानो रोड, महाराणा प्रताप चौक, लाडपुर तिराहा, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग, आईटी पार्क, किरसाली चौक, साई मंदिर तिराहा, मसूरी डायवर्जन, कुठाल गेट, मसूरी भेजे जाएंगे। वहीं मसूरी से दिल्ली, सहारनपुर, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार और विकास नगर जाने वाले वापसी रूट मसूरी, कुठाल गेट, ओल्ड राजपुर रोड, राजपुर, साई मंदिर, किरसाली चौक, आईटी पार्क, तपोवन बाईपास रोड, नाला पानी चौक, तपोवन गेट, लाडपुर तिराहा, पुलिया नंबर 6, जोगीवाला से ऋषिकेश, हरिद्वार, आईएसबीटी की ओर जा सकेंगे। जैसा मैंने बताया कि हमारे जो अवेलेबिलिटी है खासकर रूट्स जाने के मसूरी है, तो अगर बहुत ऑल्टरनेट हम निकालते हैं तो हमारे पास 1-2 रास्ते ही बचते हैं जहाँ पर उन रास्तों से हम डाइवर्ट करते हैं। हाँ, वापसी में ज़रूर हमने रखा है कि कुठाल गेट से जो गाड़ी आएंगी ओल्ड मसूरी रोड से साई मंदिर होते हुए आईटी पार्क की तरफ उनको बाहर निकालेंगे। तो ये व्यवस्थाएँ जैसा प्रेशर क्रिएट होता है, जैसा परिस्थितियाँ बनती है, उस हिसाब से डाइवर्जन प्लान उसको हम रखा जाएगा और उसको लगातार हम उसको पब्लिक के डोमेन में भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को कम से कम असुविधा हो और जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी कम असुविधा हो। ज़्यादा लंबा डाइवर्जन करने से भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। नए साल पर हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में उन्हें गाड़ी पार्किंग की समस्या रहती है, जिसके कारण जाम देखने को मिलता है। लेकिन दून पुलिस ने देहरादून में पार्किंग की व्यवस्था भी की है। मसूरी के पिक्चर पैलेस में वाहन क्षमता 70 कार, लंढोर रोड वाहन क्षमता 60 कार, कैंपटी टैक्सी स्टैंड वाहन क्षमता 250 कार और 20 बस, टाउन हॉल के नीचे वाहन क्षमता 70 कार और 100 दोपहिया, किंग क्रैक वाहन क्षमता 216 कार, मसूरी स्थित समस्त होटल वाहन क्षमता 1800 कार, कंपनी गार्डन रोड पर वाहन क्षमता 30 कार, मैसानिक लॉज बस अड्डा, पिक्चर पैलेस, टैक्सी बस स्टैंड वाहन क्षमता 15 कार, विकास होटल पार्किंग कुल्डी वाहन क्षमता 20 कार, गजी बैंड में सड़क किनारे वाहन क्षमता 500 कार। देखिए, आपकी बात एकदम सही है कि जब काफ़ी संख्या में टूरिस्ट बाहर से आते हैं और ख़ासकर हमारे जो लोकल लोग यहाँ पर रहने वाले हैं वो भी नए साल पर कहीं ना कहीं परिवार दोस्तों के साथ निकलते हैं, तो यातायात की व्यवस्था एक काफ़ी विषम स्थिति कभी कभी हो जाती है। इसको देखते हुए जो हमारे पास जितने अवेलेबल रास्ते हैं, चाहे वो मसूरी जाने के हो, उसका डाइवर्जन प्लान किया गया है, जिससे जो मसूरी और धनौल्टी के जो टूरिस्ट हैं वो उधर से चले जाएँ। लेकिन जो लोकल लोग हैं या बहुत लोग शहर में भी यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर विभिन्न
प्रोग्राम में प्रतिभाग करते हैं। तो पार्किंग की जो यथासंभव हमारे पास जगह, हमने देखा होगा कि बहुत जगह जहाँ जहाँ पार्किंग अवेलेबल, हमने वहाँ पर साइनेजेस भी लगा दिए हैं कि यहाँ इतनी पार्किंग कैपेसिटी अवेलेबल है जिससे वो वहाँ पार्क कर सकें। और ये भी रहेगा कि जिनके पास पार्किंग उपलब्ध है, खासकर जितने हमारे रेस्टोरेंट होटल हैं, वो अपनी पार्किंग्स को ओपन रखें, मैक्सिमम उसका यूज़ करें और वहाँ अपने गार्ड्स लगाएं जिससे कि जो है वहाँ पर व्यवस्थित रूप से गाड़ियाँ खड़ी हो सकें। तो ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं और इसमें कोशिश रहेगी कि जो यातायात प्रबंधन एक मेन फोकस रहेगा, इसको भी कम से कम जो है लोगों को इसमें दिक्कत हो। इसके साथ ही मसूरी में पार्किंग का दबाव ज्यादा होने पर दून पुलिस ने प्लान ABC तैयार किया है। प्लान ए के तहत मसूरी की तरफ आने वाले यातायात को किंग क्रैक से लाइब्रेरी व पिक्चर पैलेस की ओर सामान्य रूप से संचालित किया जाएगा। मसूरी क्षेत्र में पार्किंग क्षमता का 70% उपयोग होने पर प्लान बी को लागू किया जाएगा। प्लान बी के तहत पर्यटकों के वाहनों को किंग क्रैक पार्किंग में पार्क किया जाएगा, जहां से पर्यटकों को लोकल टैक्सी वाहन के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर भेजे जाएंगे। आवश्यकता के अनुसार शटल सेवा के माध्यम से जगहों पर भेजने की भी व्यवस्था की गई है। किंग क्रैक पार्किंग फुल होने की दशा में प्लान सी लागू किया जाएगा। प्लान सी के तहत गजी बैंड से लोकल टैक्सी वाहन के माध्यम से पर्यटकों को उनके गंतव्य स्थल की ओर भेजा जाएगा। वहीं देहरादून में भी जाम की स्थिति से बचने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। पैसिफिक मॉल और राजपुर रोड पर ट्रैफिक के दबाव होने पर मसूरी से घंटाघर की ओर आने वाले ट्रैफिक को साई मंदिर तिराहा से IT पार्क की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। NXE CSD तिराहा से दिलाराम चौक की ओर आने वाले ट्रैफिक को जोहड़ी गांव होते हुए डाइवर्ट किया जाएगा। घंटाघर पर ट्रैफिक दबाव होने की स्थिति में ओरिएंट चौक, बुद्धा चौक और तहसील चौक से ट्रैफिक को आवश्यकता के हिसाब से डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं देहरादून शहर में पार्किंग की व्यवस्था रेंजर्स ग्राउंड और नियर बुद्धा चौक में 300 कार की पार्किंग व्यवस्था की गई है। परेड ग्राउंड नियर तिब्बती मार्केट में 100 कार की व्यवस्था की गई है। पुराना रोडवेज बस अड्डा नियर तहसील चौक में 80 कार की पार्किंग व्यवस्था की गई है। काबुल हाउस नियर सर्वे चौक पार्किंग क्षमता 60 कार है। कनक चौक मल्टी लेवल पार्किंग क्षमता 70 कार। MDDA पार्किंग नियर घंटाघर में 300 कार। राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स नियर तहसील चौक पार्किंग क्षमता 400 कार। वहीं यातायात पुलिस ने आम जनता की सुरक्षा के लिए हुड़दंग करने वाले, खतरनाक स्टंट करने वाले चालक, शराब पीकर वाहन चलाने वाले और ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए टीमें तैनात करने की भी बात कही है। मेन जो देखा गया कि जो हुड़दंग की शिकायत होती है या ड्रंकन ड्राइविंग की या ओवर स्पीडिंग की, तो उसके लिए अलग से, जैसा मैंने बताया कि उसके लिए अलग से हमारे कंपोनेंट लगाया गया है और उन स्थानों पर लगाया गया जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो ऐसे लोग जो ड्रंकन ड्राइविंग की शिकायत हो तो उस पर एल्कोमीटर से लगातार कार्रवाई करके गाड़ियों को सीज किया जाएगा। तो नए साल पर सभी से आग्रह भी है और सभी से ये भी अपील भी है कि जो भी आप एक नए साल पर अगर कहीं जा रहे हैं परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, तो उसको शालीनता के साथ मनाएं, जहाँ जो नियम उसका पालन करें। और अगर रोड पर इस तरह की रैश ड्राइविंग होती है या कोई हुड़दंग किसी रेस्टोरेंट बार में होता है, तो इस बार अलग अलग हमारी मोबाइल पार्टीज लगी हैं जो चिन्हित करके ऐसी जगहों पर जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर जाएंगी। तो इस तरह की अगर शिकायत मिलती है तो ऐसा ना हो कि नया साल की शुरुआत उनके लिए खराब हो। नए साल को लेकर दून पुलिस ने पार्किंग ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, तो हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए टीमें भी बना दी गई है। अब देखना ये होगा कि नए साल को लेकर पुलिस ने जो तैयारी की है उसका धरातल पर आखिर कितना असर दिखाई देता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। टिहरी में ग्रामीणों का झील किनारे प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना को लेकर गुस्सा फूटा। रिंग रोड संघर्ष समिति के बैनर तले इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन रिंग रोड चौड़ीकरण के नाम पर बिना उनकी सहमति के जमीनों और मकानों का अधिग्रहण कर रहा है। उनका कहना है कि मुआवजे को भी दोहरे मानकों पर अपनाया जा रहा है। बता दें कि अब ग्रामीण PWD और जिला प्रशासन के साथ ही पर्यटन विभाग के अधिकारियों से दोबारा बातचीत की मांग कर रहे हैं। हमारी ये जो रिंग रोड का सड़क कार्य शुरू हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट ने अलग अलग सर्किट, अलग अलग एरिया का अलग अलग रखा हुआ है। हमारा कहना ये है कि एक जैसा सर्किट रखे, एक लट्ठी से सबको पीटे। हाँ, हमारी तो ये मांग है शासन प्रशासन से, जो यहाँ पे परियोजना चली है टिहरी बांध का, और इसके द्वारा इन्होंने यहाँ पे जो रिंग रोड के अधीन किया, तो प्रत्येक ग्राम सभा से इन्होंने रिंग रोड की उसमें ज़मीनें एक्वायर की है। तो उसका जो मानक इन्होंने रखा हुआ प्रत्येक ग्राम सभा के अलग अलग है। तो हमारा ये मानना है कि रिंग रोड का जो भी हो एक मानक हो, एक उससे हो।
गदरपुर के पीपलपड़ा रेंज में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहां टीम ने बेशकीमती खैर की लकड़ी से भरे ट्रक को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक बरामद की गई लकड़ी की कीमत 15 से 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। उधर पीपलपड़ा रेंज अधिकारी का कहना है कि मुखबिर की सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि लकड़ी माफिया खैर से भरे ट्रक को उत्तर प्रदेश ले जाने की फिराक में थे। देर रात करीब 2 बजे उन्होंने गेट खोला। गेट खोलने के बाद उसकी परिसर की तलाशी लेने पर वहाँ एक ट्रक टाटा का करीब 150 कुंटल लगभग खैर भरा हुआ अवस्था में वहाँ पर खड़ा था, जिसको अपने कब्जे में लिया और उसको अभी रेंज कार्यालय ले जाया गया है। उस पर जांच की जा रही है, वो माल कहाँ से आया, कैसे कहाँ ले जाया जा रहा था, कौन इसमें वांछित है, वो जांच की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार और घटना के विरोध में रुद्रपुर में जोरदार उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। इतना बुरा हाल है और वहाँ की जो सरकार है, जो यूनुस खान की सरकार है, मुंह बंद करके रखा हुआ है और आंखों में पट्टी लगा रखा है। किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। जो जमाती लोग हैं उनको खुला छूट दे दिया कि हिंदुओं को मारो, काटो, फेंक दो, तुम्हारे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे सरकार के लिए हम लोग आज यूनुस खान का हमने पुतला जलाया हमने और ऐसे सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। रुद्रपुर में नॉनवेज की दुकानों को लेकर नगर निगम ने नए नियम लागू कर दिए हैं। बता दें कि नए साल से क्षेत्र में हर मंगलवार को नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। इस फैसले को लेकर मेयर विकास शर्मा ने बताया कि क्षेत्रवासियों की मांग पर यह कदम उठाया गया है। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है कि जो भी लोग रुद्रपुर से आते हैं या जाते हैं तो उनके अंदर एक भाव आता है कि मैं देवभूमि में जा रहा हूँ। तो जब देवभूमि में प्रवेश करते हैं तो अब उन्हें महादेव का त्रिशूल नजर आएगा और बाजार के अंदर कहीं पे भी मांस मछली टंगी हुई नजर नहीं आएगी। हमने उनको ये उनकी गाइडलाइन जारी कर दी है कि आप टंगा हुआ मांस नहीं रखेंगे, कपड़े में लपेट के रखेंगे, ब्लैक शीशे में रखेंगे, फ्रीजर का इस्तेमाल करेंगे, मांस को फ्रीजर में रखेंगे। आप जो मांस बेच रहे हैं वो पूर्णतः हाइजीन होना चाहिए, स्लास्टर हाउस से कटा कर लाएंगे। जो स्टील के उपकरण है उसको काटने वाले वो इस्तेमाल करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे। उत्तरकाशी में बजरंग दल ने क्षेत्र में मांस की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध की मांग उठाई है। बजरंग दल का कहना है कि उत्तरकाशी भगवान काशी विश्वनाथ जी की स्वयंभू है। मौजूदा वक्त में यहां मांस और मदिरा का धड़ल्ले से व्यापार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि खाद्य विभाग इसे रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में बजरंग दल सक्रिय है। एक खाली हो चुकी थी, ये 2 गाड़ियों में कुछ माल उतर गया, पर 80% माल इसमें है अभी जिंदा मुर्गे। और ये जिंदा मुर्गे जो है यहीं कटते उत्तरकाशी में। हमें जवाब चाहिए, अश्वनी जी जो अधिकारी हैं फूड कमिश्नर, उनसे हमें जवाब चाहिए कि ये कहाँ जा रहा था, ये कहाँ कटता है, इसका वेस्टेज कहाँ डालते हैं, इसका जवाब कौन देगा। और अश्वनी फूड अधिकारी अश्वनी जी को मैंने अभी कॉल किया, 3-4 कॉल, घंटी गई 3-4 बार, लेकिन अब 4-5वीं बार स्विच ऑफ उनका बता रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं इनके जो आका है उनका फोन चले गया है और उनका कोई जवाब नहीं है, वो डरते हैं और वो उनका अब जवाब कौन देगा। उत्तराखंड में ज्यादातर गांव पलायन की मार झेल रहे हैं। रिवर्स पलायन के लिए सरकार लगातार कई सराहनीय कदम उठा रही है। इन सबके बीच प्रवासी अपनी दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना के लिए अपने पैतृक गांव वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि चमोली जिले के ही एक गांव का ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपने इष्ट की पूजा करते नजर आए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर फिर गरमाई सियासत। कांग्रेस 6 जनवरी को प्रदेश भर में करेगी रैली का आयोजन। मामले में उठाई सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड ऊर्जा विभाग का दोहरा रवैया। सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिल बकाया। आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल में नहीं मिल रही राहत, अब उठ रहे सवाल। उत्तराखंड में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार। देहरादून और मसूरी में ट्रैफिक प्लान लागू। ओवर स्पीडिंग और हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं।
और रुद्रपुर में नॉनवेज की दुकानों को लेकर नगर निगम ने लागू किए नए नियम। नए साल से हर मंगलवार को नॉनवेज की दुकान पर रहेगी बिक्री पर रोक। लोगों से नियमों का पालन करने की हुई अपील।